गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे सी टेट एंड यूपी टेट एग्ज़ाम 2022 एंड 23, जिसमें हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सी टेट 2014 में आए हुए थे पेपर 1 में। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इस टाइप की वीडियो आपको सही समय पे मिल सके। क्वेश्चन 1 है, यहाँ पे दिया गया सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, उससे अपेक्षा की जा सकती है। पहला ऑप्शन है आपका कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों, प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार की अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। देखिए, जो हमारा एनसीएफ बोलता है कि आप नंबर लाने के लिए मत पढ़िए, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है कि वह सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। ये बेटर है, क्योंकि सक्रियता मतलब भागीदारिता करेंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ और सामाजिक कौशल भी सीखेंगे। थर्ड ऑप्शन है वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार रहें। आई थिंक ये बेटर नहीं है, क्योंकि आप जो भी चीज़ें हैं समाज में रह के अपने मतलब अपने हित के लिए जो अच्छा हो या समाज के लिए जो अच्छा हो उसके लिए बोलना चाहिए, तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। फोर्थ देखते हैं, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाए। तो ये ऐसा भी नहीं है कि आपको जो भी बोला जाए उल्टा सीधा कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वही करना है। ठीक है, तो इसमें मतलब राइट आंसर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, आई थिंक यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, जो आंसर मैं बताऊँगा ऐसा नहीं कि मतलब कहीं और से, ये सीबीएसई की तरफ से जो आंसर दिए गए थे उसी का आपको मैं ठीक करूँगा। ठीक है, या वही आंसर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। वाइगोत्स्की देखिए सामाजिक या सांस्कृतिक उनका जो सिद्धांत था उसे दोनों नामों से जाना जाता है, उसे सामाजिक सिद्धांत या सांस्कृतिक सिद्धांत। और वाइगोत्स्की ने मिलजुल के सीखने के लिए बोला था कि आप लोग मतलब जो भी बच्चे हैं अगर वो किसी बच्चों के साथ मिलजुल के पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से सीख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे किस पे आधारित था, सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, असंस्कृति के निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टि अधिगम। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ये होगा पारस्परिक शिक्षण, यानी एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, उससे सीखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, थर्ड में दिया गया है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। पहला ऑप्शन है औपचारिक चरण, 4 कानून व्यवस्था, पर औपचारिक चरण 5-4 संविदा, पूर्व औपचारिक यहाँ पे फर्स्ट दंड परिवर्तन, और पूर्व औपचारिक चरण 2 व्यक्तिगता और विनिमय। तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट औपचारिक चरण व व्यवस्था। ठीक, नेक्स्ट दिया गया है, 14 वर्षीय देविका अपने पास के पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन और परिपक्वता। तो फोर्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा ये से बोलते हैं स्वायत्तता। ठीक है, फिफ्थ देखेंगे। फिफ्थ में दिया गया है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है, यानी उचित है, मान सकते हैं। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होता। सेकेंड ऑप्शन है विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ये बेटर ऑप्शन लग रहा है। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि बच्चा मतलब जिज्ञासा जो होती है वो बच्चों के अंदर ही अंतर्निहित होती है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। बिल्कुल देखिए, जो टीचर होते हैं उन्हें बच्चों की बातें भी सुननी चाहिए, तो यहाँ पे बोला है कि नहीं सुननी चाहिए, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे आई थिंक सबसे बेस्ट ऑप्शन जो लग रहा है यहाँ पे फिफ्थ का सेकंड लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, चलाघात, पठन वैकल्य, वाक संबंध रोग, भाषाघात।
तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा। जो भाषा अवरोधन होता है उसे क्या बोला जाता है, विकार किस टाइप का, भाषाघात बोलते हैं। 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर इसके बाद 7th देखेंगे। 7th में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं, निगेटिव साइन है। यह शोधाधारित नहीं है। दूसरा है विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। थर्ड है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई अनुभवनात्मक आधार नहीं है। तो यहाँ पे 7th का जो राइट आंसर सबसे बेस्ट लग रहा है वो आपका क्या है, 3rd है। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे 8th क्वेश्चन देखेंगे। वह बुद्धि सिद्धांत, यहाँ पे आई थिंक जो 8th क्वेश्चन है बुद्धि सिद्धांत होगा, तो वैध नहीं माना जा सकता। सिद्धांत मतलब वह बुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहाँ पे ये आपका बुद्धि सिद्धांत है, ये इस तरीके से। ठीक है। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। सेकंड, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। थर्ड है, यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर में सुदृढ़ है, अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है। तो 8th का जो राइट आंसर होगा फर्स्ट हो जाएगा कि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। इसका आई थिंक मैंने क्वेश्चन इसका फर्स्ट ऑप्शन नहीं पढ़ा था क्या, लेकिन इसका राइट आंसर यही होगा कि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है 9th क्वेश्चन। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद, पहला है लाभकारी नहीं है, क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। सेकंड है हानिकारक है, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। व्यक्तिगत विभेद है, देखिए जो विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभेद यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता जैसे बोलते हैं कि हर एक बच्चा भिन्न भिन्न तरीके से, ये तो बहुत अच्छी बात होती है। अगर आप विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद नहीं करेंगे तो हर एक बच्चे को किस तरीके से उसको क्या प्रॉब्लम है तो आप नहीं सिखा सकते। तो ये देखिए जिसमें बोला गया है कि लाभकारी नहीं है तो वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। हानिकारक है, जबकि ये सही बात अच्छा होता है कि हर एक बच्चे की इंडिविजुअल जो मतलब व्यक्तिगत भिन्नता है उसको देखना चाहिए, ये भी गलत है। तो ये बोला है लाभकारी, तो यही आपको सीधे लगा देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है ये देखनी चाहिए, क्योंकि ये विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। ठीक है। 10 देखेंगे। 10 में दिया गया विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, पहला ऑप्शन है राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। सेकंड, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। एंड थर्ड दिया गया है कि विद्यालयों की उन्नति बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेख हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। और फोर्थ ऑप्शन है विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10th का ये हो जाएगा सेकंड, सभी विद्यालयों में संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। पहला है प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना। दूसरा है किसी विषय पर विद्यालयों की प्रतिक्रिया को लेना। थर्ड है प्रश्नोत्तरी प्रचालित करना। और फोर्थ है स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं, मतलब इसमें एक जो है सभी से अलग है। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, तो यहाँ पे ये ठीक है। किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, ये भी ठीक है। प्रश्नोत्तरी प्रचार, ये भी ठीक है। स्व आकलन के लिए कौशल को प्रतिमानित, इसका जो थोड़ा अलग है ये आपका फोर्थ ऑप्शन, इसका 11th का फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। 12 नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। पहला है क्या आप अपने मूल्यांकन गणित की उपलब्धि विद्यार्थियों को उनके आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। सेकंड है पिछली रात दूरदर्शन पर सृजनशील क्रिकेट मैच के निर्णायक दिखाए गए क्षण कौन सा था। जड़ी बूटियों के प्रयोग अनुप्रयोग पकाने हैं तो कोई नहीं द्वारा चिकन पाक विधि लिखिए। और चौथा है निर्धारित कीजिए कि विश्लेषण में
ये जो 12 नंबर क्वेश्चन है थोड़ा सा ये मिक्सअप हो गया है आई थिंक, इसमें ना मतलब थोड़ा आगे पीछे हो गया है, क्योंकि ये ना मैचिंग टाइप का था। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये मैचिंग टाइप का था कि किस पे मैच करना है, तो इसके जो वर्ड हैं थोड़ा आगे पीछे हो गए। तो इस क्वेश्चन को मैं बाद में डिस्कस करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये परफेक्टली मैचिंग वाला क्वेश्चन नहीं टाइप हो पाया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 13 देखेंगे। 13 में दिया गया है निम्नलिखित में, यहाँ पे निम्नलिखित है, देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इसको करने में। यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकता है। तो कौन सी विधि इसमें सबसे बेटर है कि वंचित, जैसे कोई विद्यार्थी वंचित विद्यार्थी है, अपनी भागीदारिता मतलब अगर वो भाग ले रहा है किसी भी इवेंट्स में तो कैसे सक्सेसफुल हो सकता है। तो आप उसकी सफलता है तो उसकी दक्षता में विश्वास को अभिव्यक्ति करें। पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। अपने लक्ष्य को, थर्ड है अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना। इस बात पर बल देना कि आप उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। आप उनकी सफलता हेतु उनकी दक्षता में विश्वास को अभिव्यक्ति करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक, यहाँ पे ये तो टाइपिंग में मिसिंग हो गई है। फिर इसके बाद है 14, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। ठीक है, विकासात्मक विकार का उदाहरण तो पहला है ऑटिज्म। ऑटिज्म का मतलब जो मीनिंग होती है हिंदी में उसको मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसका जो मतलब राइट आंसर है वो आपका 14 में, ऑटिज्म का मतलब होता है आत्म विमोह। इसका जो हिंदी में मतलब होता है ये होता है आत्म विमोह, इसका हिंदी में मतलब होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो बोला गया था कि इसमें से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया ऑटिज्म यानी कि आत्मविमोह, और सेकंड हो जाएगा आपका प्रमस्तिष्क घात, और तीसरा है पर अभिघात तनाव और न्यून प्रावधान सक्रिय विकार। तो 14 का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा पर अभिघात तनाव। 15 देखेंगे, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, उपचारात्मक शिक्षण, विभेदित अनुदेशन, पारस्परिक शिक्षण। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा विभेदित अनुदेशन। फिर इसके बाद है निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? पहला है वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। दूसरा, वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं तथा कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। तीसरा है अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं और बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उसका महत्व है। तो यहाँ पे बोला कि प्रतिभाशाली अभिकर्ताओं के लिए क्या समुचित है, यानी क्या सबसे बेस्ट है। तो 16 का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा कि अपनी उच्च स्तरीय संवेदना के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। सीटेड थोड़ा क्वेश्चन उल्टे सीधे ही पूछता है, याद रखिएगा, आपको एकदम परफेक्ट नहीं मिलेगा कि एकदम आसान सा क्वेश्चन मिलेगा। विद्यालयों में समावेशन मुक्त केंद्रित होता है। समावेशन यानी कि समावेशन का मतलब होता है किसी भी टाइप का बच्चा हो, चाहे वो किसी प्रॉब्लम में मतलब या तो कोई डिसेबिलिटी हो या फिर वो प्रतिभाशाली हो, सभी को एक साथ पढ़ाने के लिए ये बोलता है। तो इसीलिए बोला गया कि विद्यालय में समावेशन मुक्त केंद्रित होता है। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्मात्मक प्रावधानों के निर्माण पर, केवल योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, ये भी गलत है। मैंने बताया सभी टाइप के बच्चे, चाहे वो अच्छा हो चाहे कोई या उनमें कोई प्रॉब्लम हो, सभी को एक साथ पढ़ने के लिए समावेशी शिक्षा बोलता है। संपूर्ण कक्षा की कीमत पर नियोग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना, विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं। तो ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ बिल्कुल रॉन्ग है। जो पहला ऑप्शन है 17 का, आई थिंक सबसे बेस्ट लग रहा है कि विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों, विशिष्ट में सभी आ जाते हैं, सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर,
राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। 18 देखेंगे, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। सेकेंड, कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय। थर्ड, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना। फोर्थ है, अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने से नैतिक निर्णय। तो 18 का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना ही वे सफल नहीं हो सकते हैं। फिर इसके बाद 19 है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता है तो परामर्श दिया जा सकता है कि। तो आप क्वेश्चन समझ सकते हैं कि बच्चा लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त कर रहा है तो उसके अभिभावक को क्या परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगत में कार्य करें, मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल आदि इन सब का प्रयोग करते हुए सीखें। जो भलीभांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें और घर पर उनको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। तो आई थिंक यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है कि कोई बच्चा सीख नहीं पा रहा है तो टीचर के कांटेक्ट में रहे, जो भी चीज़ें हो उसको सीखने की कोशिश करे। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट ही हो जाएगा कि वह अध्यापकों के घनिष्ठ संगत में ही कार्य करें। 20, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है। निगेटिव साइन याद रखिएगा। अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी, निर्धारण। तो 20 का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, अंतर्दृष्टि। ऐसे क्वेश्चन हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। 21, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है, मतलब जो पहले पढ़ाए गए चैप्टर हैं उनसे जोड़ते हुए नए पाठ को, सारांश को बताया जा रहा है। ठीक है, पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। जैसे पहले पढ़ लिया, फिर उसके साथ एक चैप्टर है कोई मान लीजिए और उसको पहले पढ़ लिया गया, ठीक है, तो उस पढ़े हुए पाठ के आधार पर उसका सारांश लिखने के लिए सिखा रही है। तो ये बच्चों को क्या सिखाने की कोशिश हो रही है, पहला ऑप्शन है वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। सेकेंड, वह बच्चों को संपूर्ण पाठ वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्वित कर रही है। वह विद्यार्थियों के सामर्थ्य को स्मरण करने की, स्मरण तो बिल्कुल मना रहता है। तो फोर्थ भी ऑप्शन राइट इसका नहीं होगा। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट ही हो जाएगा। वह बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करे। बच्चों को मतलब किसी चैप्टर के बारे में समझा के उसका सारांश लिखने का मतलब है कि बच्चों को जो स्टोरी थोड़ा बहुत पता है या उसके बारे में, चैप्टर के बारे में, उसी बेसिस पे वो मतलब बच्चों को समझा रही है कि आप इस तरीके से सारांश को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा कि वह बच्चों के पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों लिखित में से कौन से समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक, अत्यधिक शुद्धता। तो 22 राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, विकासात्मक। 23 देखेंगे, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। संज्ञानात्मक भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता, संज्ञानात्मक प्रतियोगिता। तो 23 राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, संज्ञान भावना। फिर इसके बाद है 24, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। पहला है, यह एक उपसात्मक उपाय है ताकि लोग अपने आप को आरामदायक महसूस कर सकें। दूसरा है, वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों को आत्मविश्वास का निर्माण करता है। थर्ड, विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु एक अच्छा संभावित परामर्श है और इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से ही कराया जा सकता है। तो 24 राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। 25, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा। पहला है, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। दूसरा है, अपने रंगमंची कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। और थर्ड है, उस रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिससे वह प्रफुल्लित होता है। और चौथा है, संसार के श्रेष्ठ रंगमंची कलाकारों की निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उसे सीखने के प्रयास के लिए कहना। तो 25 राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा
कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना और ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। तो थोड़ा सा सीटेट में क्वेश्चन लेंदी ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए सीटेट में रिजल्ट आता है 15%, 20% ओवरऑल बच्चे भरते हैं जो फॉर्म, और मतलब 15-20 लाख भरते हैं, और रिजल्ट जो पास होते हैं वो आपके मतलब आई थिंक 6 या 4 लाख 2 लाख इस तरीके से पास होते हैं। कई बार तो बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। तो सीटेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लेंदी होते हैं, पढ़ने में टाइम बहुत जाता है। ठीक है, 26 यहाँ पे देखते हैं जो ये सिद्धांत बोला गया है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, ये किसका सिद्धांत है, मतलब किसने बोला है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 26 का राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, ये मैस्लो ने दिया था, तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। फिर इसके बाद 27 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। पहला है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। कौन सा यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक होगा। तो फिर दूसरा बोला गया अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा सहायता देना और समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, और कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। तो 27 राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। 28 परिपक्व विद्यार्थी, पहला है इस बात को विश्वास करते हैं कि उन्हें अध्ययन में भावनाओं को कोई स्थान नहीं है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों द्वारा शीघ्र समाधान कर लेते हैं, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, और चौथा है कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन को विचलित नहीं होते हैं। तो 28 राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। 29 पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। तो 29 राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, विभेद व एकीकरण के सिद्धांत के लक्षण। ये 30 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति, यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गई है, गुणवत्ता है ये, प्रयत्नात्मकता को प्रभावित करती है। दूसरा गोद लिए गए बच्चों की वही बुद्धिलब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, विद्यालयकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 30 का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति सृजनात्मकता को प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन 30 क्वेश्चन थे जो कि जो CTET 2014 में फरवरी में आए थे, पेपर 1 के क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे किस टाइप की वीडियो आपको सही समय पे मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।